देखिए, ऐसा लगता है कि साल 2024 जाते जाते दो मुल्कों की बर्बादी की नींव रख गया है और आज फिक्र का फोकस इन दो पड़ोसी देशों की आवाम पर है, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत परेशान होने वाली है। एक है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर ही अब तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। जिस छात्र आंदोलन के बहाने शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद यूनुस सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाए थे, अब वही छात्र आंदोलन मोहम्मद यूनुस के लिए भस्मासुर बन चुका है। देश का नाम बदलने की मांग और संविधान को कब्र में दफनाने की कट्टर चाहत से यूनुस का सिंहासन डोलने लगा है। यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाती है। पूरी खबर क्या है आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान की हालत इन दिनों तालिबान ने पतली कर दी है। तालिबान के लड़ाके एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना की कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा करते जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि खुद को दिलेर कहने वाले मुनीर के फौजी इस लड़ाई में कागजी शेर निकले हैं। वो कई चौकियों से जान बचाने के लिए या तो भाग निकले हैं या सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वाली ये वीडियो रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में कट्टरता की नई फाइल खोलते हैं। सबसे पहले आप ढाका में हुए कट्टर प्रदर्शन की कुछ खास तस्वीरें ध्यान से देखें। यहां आज लगे तमाम नारों को सुनिए। छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी अब कौन सा नया एजेंडा चला रहा है? प्रदर्शन वाले इन वीडियो से पूरी पिक्चर साफ होने वाली है। आज ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार पर हजारों छात्रों का हुजूम जुटा। इस शहीद मीनार से शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले छात्रों के गुट ने इस बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। वहां कट्टरता को बढ़ावा देने और इस्लामिक राज्य स्थापित कराने वाले ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जिन्हें बांग्लादेश में थोड़े बहुत बचे बुद्धिजीवियों को भी अनलिमिटेड फिक्र में डाल दिया है। हालांकि नारों की एक विशेष बात थी, ये नारे यूनुस के अलावा शेख हसीना पर ज्यादा केंद्रित थे और इन नारों में भारत विरोधी दुष्प्रचार की दुर्गंध भी आ रही थी। जैसे कि एक नारा ये लगाया गया कि मेरा भाई कब्र में है, हत्यारा आजाद क्यों है। ये नारा सीधे तौर पर शेख हसीना को आरोपी बनाए जाने से जुड़ा दिख रहा था। बांग्लादेश की सरकार लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। दूसरा नारा यह लगाया गया कि दिल्ली या ढाका, मतलब आपको ढाका बनाना है या फिर दिल्ली के दिखाए रास्ते पर चलना है। साफ है कि यह नारा बांग्लादेश में जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर कथित छात्रों से लगवा रहे हैं, जिसमें एंटी इंडिया एजेंडे की पोल साफ खुलती दिखाई दे रही है। और तीसरा नारा यह लगाया गया कि अन्याय खून की नदियों में डूब जाएगा, यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथी न्याय के नाम पर अब खून की नदियां बहा देना चाहते हैं। और यह जानते हुए भी कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस हमेशा की तरह खामोश हैं। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि इस छात्र आंदोलन की अगुवाई कौन सा लीडर कर रहा था। जमाते इस्लामी एक बार फिर से इस आंदोलन के पीछे खड़ा क्यों दिख रहा है? इस छात्र आंदोलन पार्ट 2 में नई मांगे क्या हैं और इन मांगों से यूनुस की सत्ता खतरे में क्यों आ गई है? इस कथित आंदोलन का नेतृत्व एक बार फिर से छात्र आंदोलन का समन्वयक अब्दुल हन्नान कर रहा है। शेख हसीना के खिलाफ बगावत के समय भी यह नाम काफी हाईलाइट हुआ था। इसी अब्दुल हन्नान ने कल ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे बांग्लादेश से छात्रों को शहीद मीनार पर जुटने की अपील की। कहा कि जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि बांग्लादेश के हजारों छात्र करेंगे। असल में मामला यहां से शुरू हुआ कि मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही जुलाई क्रांति का ऐलान करेगी। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद से इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। इस जुलाई क्रांति के तहत बांग्लादेश में नाम बदलने से लेकर संविधान तक में बड़े बदलावों की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही सरकार की मंशा छात्रों को पता चली तो अब्दुल हन्नान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। कहा कि इतना बड़ा फैसला सरकार नहीं बल्कि छात्र लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस आंदोलन के पीछे कैसे है, तो इसका जवाब बेहद आसान है। जमात पिछली बार भी फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहा था और इस बार भी वो प्रदर्शनों में आगे नहीं है बल्कि बैकडोर से सपोर्ट दे रहा है। आर्थिक मदद के अलावा जमात प्रदर्शनों के वीडियोस अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए वायरल करा रहा है और यूनुस के खिलाफ ही माहौल बनवा रहा है।
हालांकि ये जानना अब दिलचस्प है कि कल तक यूनुस पर जिस जमात के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे थे, वही यूनुस अचानक से जमात इस्लामी की आंखों में क्यों खटकने लगे। फिक्र का सबसे ज्यादा फोकस इस छात्र आंदोलन की मांगों पर है, क्योंकि इन्हीं मांगों के जरिए बांग्लादेश को कट्टर देश बनाने का सारा खेल चल पड़ा है। जैसे एक मांग यह है कि बांग्लादेश का अब नाम बदला जाएगा, मुल्क का नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रखा जा सकता है। यहाँ ईस्ट पाकिस्तान बनाने की मंशा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी नाम से बांग्लादेश को पटरी से उतारने वाली पाकिस्तान की पूरी साजिश डिकोड होती है। दूसरी मांग यह है कि बांग्लादेश में सुन्नत और शरिया लागू हो, यानी कट्टरता को कानून का जामा पहनाने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो यहाँ अल्पसंख्यकों का हाल और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वैसे छात्रों का यह भी कहना है कि वो बांग्लादेश के 1972 वाले संविधान को दफना देंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये मुजीबिस्ट चार्टर है। इसके जरिए भारत को बांग्लादेश पर राज करने का मौका मिला था। यानी इन कथित छात्रों के दिमाग में भारत को लेकर नफरत कूट कूट कर भर दी गई है। इनका पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका है और यह अब सिर्फ इस्लामाबाद के कंट्रोल में है। वैसे छात्रों की इस मांग से ना खुद यूनुस इत्तेफाक रखते हैं और ना ही खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी इस विशेष मांग से सहमत है। बीएनपी का तो साफ कहना है कि संविधान में अगर कुछ गलत है तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन पूरा संविधान ही नष्ट कर देना विनाशकारी फैसला साबित हो सकता है। हालांकि खबर यही है कि छात्रों को राजनीतिक दलों की चिंता की कोई परवाह नहीं है और आशंका यह भी है कि इस बार राष्ट्रपति और आर्मी चीफ को भी इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सकता है। ये छात्र बांग्लादेश की सत्ता पर खुद काबिज होने का सपना देख रहे हैं, यानी इस बार बांग्लादेश में लोकतंत्र को कट्टरता के पैरों तले कुचलने की फाइनल तैयारी है। ऐसे में अब यही लगता है कि बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर है और यह भी लगता है कि बांग्लादेश आने वाले समय में कहीं पाकिस्तान का सैटेलाइट टाउन बन के ना रह जाए। और यह तो नहीं है कि कहीं उसका हाल भी सीरिया जैसा हो जाए। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के डर वाली फाइल। पाकिस्तान इन दिनों तालिबान के खौफ में है। तालिबानी लड़ाकों की आक्रामकता से पाकिस्तान की सेना खौफ में आ गई है। डूरन लाइन पर छिड़ी भीषण लड़ाई में नया अपडेट यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान की सेना के लिए शर्म से डूबकर मर जाने वाली स्थिति पैदा कर दी है। आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से आए लड़ाई के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लिए 1971 वाले हालात कैसे बन गए, इस पर भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की सेना पर घातक हमले का वीडियो खूब वायरल। वहां 12 इलाके में पाकिस्तान सेना के विरुद्ध तालिबान के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में मुनीर की फौज को भारी नुकसान की खबर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान की सेना यहां उसके ठिकाने पर रेड करने आई थी। ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें भी तालिबान लड़ाई जो है वो 20 पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनवा के बाजौर में अब टीटीपी का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान का ये मिलिट्री बेस सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की नाकामी का ये तीसरा वीडियो खैबर पख्तूनवा के सालाराजी का है। यहाँ तालिबान के लड़ाकों ने भीषण हमला करके पाकिस्तान के 13 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के सालाराजी पोस्ट पर कब्जे का दावा भी किया गया। अगली तस्वीर भी खैबर पख्तूनवा की है, जहां दावा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने टीटीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी के जवान हाथ उठाकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। दावा है कि टीटीपी की जबरदस्त फायरिंग के बाद पाकिस्तान के जवान जान बचाने के लिए सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान को हुए नुकसान को अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पाकिस्तान के सालारजई मिलिट्री बेस पर अब तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान के बाजौर पोस्ट पर भी अब तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की 17 चौकियां अब तालिबान के नियंत्रण में हैं। वजीरिस्तान के कई गांव में अब पाकिस्तान का नहीं तालिबान का राज। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुनीर की फौज को भारी नुकसान हुआ। ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हार को पचा नहीं पा रहा है। वो अपनी बेइज्जती के नए नए बहाने तलाश रहा है। जैसे कि बाजौर पोस्ट पर तालिबानियों के कब्जे के बाद पाकिस्तान सेना ने सफाई दी है। हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया।
असल में पाकिस्तान ऐसे बयानों से अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा है, जबकि बॉर्डर के करीब किसी भी सैन्य पोस्ट का अपना महत्व होता है। उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। उसे खाली छोड़ने का मतलब है कि पहले ही सरेंडर मान लेना। और अगर पाकिस्तान ने पहले ही कई पोस्ट को खाली कर दिया तो क्या उसने तालिबान के सामने पहले ही हार मान ली? पाकिस्तान में अब इस मुद्दे पर डिबेट छिड़ गई। पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिक और पूर्व सैन्य अधिकारी अपनी ही सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। एक किताब है चाइना की, कहा जाता है कि उसमें युद्ध को लेकर बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियां बताई गई हैं। और उस किताब में, सुंजू की वो किताब है, उसमें लिखा है कि उससे कभी भी युद्ध मत लड़ो जिसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। तालिबान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान में आई तालिबानी आफत को फिक्र के लेंस से देखें तो एक पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तालिबान के आतंक वाला बीज पाकिस्तान के समर्थन से ही फला फूला है और आज यही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। वैसे पाकिस्तान पर मंडराती आफत में नई खबर यह है कि तालिबानी हमलों के बीच अब बलूचों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान के तांप इलाके में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। धमाके में कई पाकिस्तानी जवानों के घायल होने की खबर है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ दो मोर्चों पर लड़ाई तेज है और 1971 की तरह पाकिस्तान फिर से खंड खंड होने की कगार पर खड़ा हुआ है। फिक्र में अब बात दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर कांड की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी फर्जी वोटिंग कराती है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोग शामिल किए जा गए हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर दिल्ली छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली की गई है? ऐसे ही फर्जी वोटर्स का संपूर्ण सत्य जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर रजनीश रंजन ऐसे घरों तक पहुंचे जहां खुद चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर्स को फर्जी वोटर्स का पता चला। कई ऐसे घर भी मिले जहां सिर्फ 6 से 7 लोग ही रहते हैं, लेकिन उस पते पर बनी वोटर लिस्ट में 50 से 60 लोगों के नाम दिखाई दिए। हमारी टीम को ग्राउंड जीरो पर क्या दिखा, पहले आपको वो बताते हैं। दिल्ली के करमपुरा का एक पता है T82। यह खाली जमीन है, यहां कोई घर भी नहीं, लेकिन इस पते पर वोटर लिस्ट में 26 लोगों के नाम हैं। इससे थोड़ा ही आगे एक और प्लॉट है T85। यह भी खाली जमीन है, लेकिन वोटर लिस्ट में इस पते पर 7 लोगों के नाम दर्ज हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद के मकान नंबर 2A में 7 लोग रहते हैं, लेकिन इस पते पर 50 से 60 वोटर्स के नाम हैं। तुगलकाबाद का एक और मकान नंबर 1G, इस घर में 6 लोग रहते हैं, लेकिन इस पते पर 40 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। तुगलकाबाद में एक छूरिया मोहल्ला है, इसके मकान नंबर 110 में 6 लोग रहते हैं, लेकिन इस पते पर 60 से 63 लोगों के नाम दर्ज हैं। तुगलकाबाद में ही एक अल्लाह मोहल्ला है, इसके मकान नंबर 105 में 4 लोग हैं, लेकिन इस पते पर 19 वोटर दर्ज हैं। यानी आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के साथ कितने बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हुई है। वैसे ये छेड़छाड़ से कहीं बड़ा मामला दिखाई देता है। ये तो सिर्फ दिल्ली के 2-3 मोहल्लों से ग्राउंड रिपोर्ट है, लेकिन क्या ऐसी छेड़छाड़ पूरे दिल्ली की वोटर लिस्ट के साथ हुई है? ये जानना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे एक दिन पहले ही दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाता पंजीकरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इसमें 3 नामजद आरोपियों, 2 बिचौलियों और एक साइबर कैफे मालिक समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई बांग्लादेशियों को भी पकड़कर डिटेंशन कैंप भेजा गया है, जो बिना पहचान के लंबे समय से रह रहे थे। लेकिन यह जरूर है कि दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप भी फर्जी वोटर का सच दिखाने वाली ये रील जरूर देखें। इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये तेखंड गांव है और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है उसका मकान नंबर 2A है। उनके मालिक हैं स्वर्गीय रीचाराम मावी और उनके सुपुत्र हैं राजेंद्र मावी। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपके घर में कितने वोटर हैं और कितने फर्जी वोटर्स
बने हैं आपके घर पे, जो जानकारी आपको मिली? हमारे यहाँ पर हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं, और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं हैं। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई हैं। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी है। सारी फर्जी वोट है। मेरे घर में टोटल 6 बंदे हैं और वोट फर्जी बनी हुई है काफ़ी, जो लिस्ट आपके सामने है। और ये लास्ट टाइम जब मेरे को पता चला तो मैंने इसकी कंप्लेंट दी थी। ये रही लिस्ट, इसमें 60 से 64 वोट हैं जिनको कि मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम से भी नहीं जानता। मैं भी इसी गली में रहता हूँ, बल्कि ये MLA का घर है उसके सामने ही रहता हूँ। यहाँ जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटों को लेकर, उस पर BLO भी अपडेट कर चुकी है हमसे 3 बार, पर अब तक वोटों को काटे जाने का कोई सिलसिला चालू नहीं हुआ है। दिल्ली की ही एक और राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देकर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी जारी किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव के किरदार छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने लिखा है कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, उससे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। बीजेपी ने यह भी लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के तीखे हमलों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वैसे इन राजनीतिक हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च कर दी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं। कि केजरीवाल का धर्म और धार्मिक गतिविधियों से कोई नाता नहीं है। ये तो अब चुनाव आ गए हैं, 10 साल तक उन्होंने ये घोषणा ही नहीं की। अब 10 साल के अंदर के 10 साल के बाद वो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा वोट से मतलब है। ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। जब वो मौलवियों के लिए घोषणा कर रहे थे, तब उन्हें मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी नजर नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि ये घोषणाएं राजनीति से प्रेरित हैं। मेरा भी जवाब यही है कि केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान पर सवाल उठा ही रही है। कई जगहों पर खुद पुजारियों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कुछ पुजारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 महीने का एडवांस देकर केजरीवाल ये साबित करें कि वो धोखा नहीं देंगे। सनातन का एक भद्दा मजाक केजरीवाल ने आज करा है समाज में। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में राज करने के बाद क्या उन्हें आज तक कभी भी सनातन को निसहाय नहीं पाया? उन्होंने आज ही सनातन को, सनातन की भूख दिखी। केजरीवाल केवल छलावा कर रहा है, ठग कर रहा है। केजरीवाल कुछ देने वाला नहीं है। जो विधवाओं को, महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दे पाया, वो ब्राह्मणों को 18,000 रुपये कहाँ से दे पाएगा? आज
मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूँगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं हृदय दिल से। चलो किसी ने तो सोचा तो है, वो तो अब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में जो अब कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में इन्होंने सोचा है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में इन्होंने सोचा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भले ही 2025 में, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2024 में वादों की बरसात कर चुके हैं। सबसे पहले 21 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस समेत कई ऐलान किए। 12 दिसंबर को केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज देने की बात कही। और 30 दिसंबर यानी कल ही अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत इन्हें 18,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया। यानी इस चुनाव में कस्में और वादों की कमी नहीं देखने के लिए मिल गई। पॉलिटिकल फाइल में हम हमारी अगली खबर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के 2 विभागों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। आशीष पटेल ने सूचना विभाग पर मीडिया ट्रायल के जरिए उनका राजनीतिक चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। इसी पोस्ट के अंत में उन्होंने एसटीएफ को भी टारगेट किया है। आशीष पटेल ने इल्जाम लगाया है कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या फिर दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। उन पर अपने विभाग के तहत आने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दिए गए प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोप लगे। आरोप यह है कि कॉलेजों में प्रमोशन करके लेक्चरर्स को विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया, सीधी भर्ती नहीं की गई। इसका असर यह हुआ कि आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स एचओडी बनने से चूक गए। ये इल्जाम बुलंदशहर के खुर्जा से बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने लगाया और सीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। इन्हीं आरोपों पर आज आशीष पटेल ने पोस्ट लिखकर सफाई दी। पोस्ट के साथ कॉलेजों में नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज शेयर किए, जिसमें किसी वर्ग के कितने एचओडी बने हैं उनका ब्यौरा लिखा है। आशीष पटेल कह रहे हैं कि प्रमोशन के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने के कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि सूचना निदेशक शिशिर सिंह को झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आशीष पटेल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकती है, यहां तक कि उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति की भी जांच कराई जा सकती है। आशीष पटेल कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल चल रहा है। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल की पोस्ट से 2 बिंदु स्पष्ट हैं। एक, उन्होंने सूचना विभाग के अधिकारी का नाम लेकर इल्जाम लगाया, जबकि एसटीएफ पर बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है। हालांकि ये खेल कौन खेल रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। वैसे सूचना विभाग के निदेशक शिशिर सिंह किसके करीबी हैं, ये लखनऊ की राजनीति पर जरा सा रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं, मगर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा अब जाकर हटाया जा रहा है, वो भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर। अब ये जहरीला कचरा भोपाल से कहां ले जाया जाएगा, कैसे इसे नष्ट किया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इन सवालों पर सरल शब्दों में हमने फिक्र की प्रश्नोत्तरी वाली फाइल तैयार की है, ताकि आप सब कुछ आसानी से समझ सकें। पहला प्रश्न, जहरीले कचरे को कहां नष्ट किया जाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि भोपाल से 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे को इंदौर के पीथमपुर ले जाया जाएगा। दूसरा प्रश्न, कचरे को पीथमपुर कैसे ले जाया जाएगा? तो इसे 12 कंटेनर में एक साथ लोकेशन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा।
तीसरा प्रश्न, क्या कचरे की पैकिंग हो चुकी है? उत्तर है हाँ। जहरीले कचरे को बैग में भरने का काम सोमवार को पूरा हो गया। इन बैग्स को कंटेनर में लोड किया जा रहा है। एक कंटेनर में औसतन 30 टन कचरा होगा। चौथा प्रश्न, जहरीले कचरे को निपटाने में कितने मजदूर जुटे हैं? तो उत्तर यह है कि 200 से ज्यादा मजदूर कचरा भरने में जुटे हुए हैं। पांचवा प्रश्न, क्या क्या सावधानी बरती जा रही है? पीपीआई किट और दस्ताने पहनकर मजदूर काम में जुटे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनकी शिफ्ट 8 घंटे के बजाय सिर्फ 30 मिनट की लगाई गई है। हर मजदूर की जेब में ब्लड प्रेशर की निगरानी करने वाली मशीन भी है, ताकि अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई तो तुरंत उसका पता चल जाए। छठा प्रश्न, जहरीले कचरे को पीतमपुर में कैसे नष्ट किया जाएगा? इसका उत्तर है शुरुआत में कचरे का कुछ हिस्सा जलाकर इसकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। कोई हानिकारक तत्व या गैस नहीं हुई तो काम आगे बढ़ाया जाएगा। सातवां प्रश्न, रासायनिक कचरे को जलाने में कितना समय लगने का अनुमान है? अगर सब ठीक ठाक रहा तो 3 महीने में कचरा नष्ट हो जाएगा। अगर रफ्तार धीमी रही तो 9 महीने लग सकते हैं। इस दौरान धुएं को 4 स्तर वाले विशेष फिल्टर से गुजारा जाएगा। आठवां प्रश्न, इस प्रक्रिया पर कितना खर्च आएगा? सरकार इस पर करीब 126 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कचरा निपटाने की विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी सौंपी जाएगी। सरकार के साथ वैज्ञानिकों के लिए भी ये प्रक्रिया खतरों और चुनौतियों से भरी है, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाएगा। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने भोपाल में ग्राउंड जीरो का दौरा किया। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई उससे हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। ऐसे में 40 सालों के बाद इसकी लड़ाई कोर्ट में चलती रही और अब आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जितना भी कचरा है, रासायनिक कचरा है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप उसी फैक्ट्री की देख रहे हैं और यहाँ पर जो रासायनिक मलबा था वो अब भी दबा हुआ है और फिलहाल 237 मैट्रिक टन रासायनिक कचरा यहाँ से हटाकर सीधे पीतमपुर ले जाया जाएगा और उसे वहाँ पर नष्ट किया जाएगा। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात हुई भोपाल गैस त्रासदी को कौन भूल सकता है? उस रात अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जिसमें 5,295 लोग मारे गए थे, जबकि 5 लाख लोग सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझते रहे। आज भी गैस पीड़ित संगठन इसकी लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। 40 साल पुरानी वो त्रासदी थी जिसका दर्द भोपाल के लोग आज तक झेल रहे हैं। ऐसे में जब पीतमपुर के लोगों को ये पता चला कि उनके इलाके में ये जहरीला कचरा जलाया जाएगा तो वो सड़कों पर उतर आए। कई संगठन उनके पीछे खड़े हैं। उनके दिल में 1984 का खौफ समाया हुआ है। वो नहीं चाहते कि भोपाल की तरह कोई और शहर ये दर्द महसूस करे। उन्हें डर है कि कचरा जलाने से यहाँ के लोग बीमार पड़ सकते हैं। तुरंत असर हो या ना हो, लेकिन ये धीमा जहर जरूर साबित होगा। इसीलिए विरोध हो रहा है। 2 जनवरी को दिल्ली में धरना दिया जाएगा, जबकि 3 जनवरी को पीतमपुर बंद का ऐलान किया गया है। भोपाल में लंबे वक्त से गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली रचना ढींगरा का कहना है कि ये असल कचरे का 1% भी नहीं है। यहाँ 1.2 मिलियन टन कचरा है। अभी सरकार सिर्फ वही कचरा उठा रही है जो पहले बोरियों में पैक किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड इस कचरे को अपने देश यानी अमेरिका लेकर जाए। लोगों की इस लड़ाई में कांग्रेस भी साथ खड़ी है और ये मामला अब एक बार फिर हाईकोर्ट जा पहुंचा। यूनियन कार्बाइड का जो भोपाल त्रासदी का कचरा है वो ना जलाया जाए यहाँ पर, इसके विरोध में हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है पीतमपुर। हाथों में काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन पद यात्रा के माध्यम से किया गया। तक हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसको जलाने से भोपाल के लोगों का कोई फायदा नहीं है, प्रदूषण आगे बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसको जलाने से और गाड़ने से पीथमपुर और इंदौर के लोगों, स्वास्थ्य और पर्यावरण को भारी नुकसान है। अगर यशवंत सागर में रिसाव होगा, यहाँ के बेटमा के तालाब में होगा, यहाँ पीथमपुर के आसपास के गाँव में पानी पीने योग्य नहीं बचा, तो इनके जान माल का क्या होगा? तो कोर्ट क्या कहता है वो अपनी जगह है, पर सरकार का दायित्व क्या है वो अपनी जगह है। तो सरकार दायित्व निभाए।
फिक्र में अब बात एक देश में हो रहे एक ऐसे विरोध प्रदर्शन की जिसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। आपने विरोध प्रदर्शन के कई तरीके देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन इस देश में जो हो रहा है वैसा शायद इससे पहले किसी भी देश में नहीं हुआ। इस देश में हर शुक्रवार को दिन में ठीक 11:52 पर हजारों लोग थम जाते हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। इनके हाथों में बड़े बड़े बैनर होते हैं। कई लोग कैंडल लाइट लेकर खड़े हो जाते हैं और ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है। इन 15 मिनटों में देश में कोई काम नहीं करता। 15 मिनट तक इस देश में सब कुछ थम जाता है और 15 मिनट के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और लोग अपनी दिनचर्या में लौट आते हैं। दरअसल यूरोप में रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच इस देश का नाम है सर्बिया। सर्बिया में हर शुक्रवार को सिर्फ 15 मिनट के लिए ये प्रदर्शन 1 नवंबर से हो रहा है। यहाँ 2 महीने पहले 1 नवंबर को नोवी सैड में रेलवे स्टेशन के सामने एक कंक्रीट की दीवार ढह गई थी। इस दीवार के गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन ठीक 11:52 पर हुई। इसीलिए देश में लाखों लोगों ने प्रदर्शन के लिए यही समय चुना है। इस दुर्घटना में 15 लोग मारे गए थे, इसीलिए यह प्रदर्शन 11:52 पर शुरू होकर सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो जाता है। 2 महीने पहले सरकार के खिलाफ शुरू हुई इस क्रांति में पहले सिर्फ छात्र ही शामिल थे, लेकिन इसके बाद आम लोग भी विरोध की इस आवाज में जुड़ गए।